हाँ, सो पहले वाले केस में पोलर प्रोटिक मीडियम है क्वेश्चन नंबर 26 में, और पोलर प्रोटिक मीडियम के साथ हीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब SN1 प्लस हीटिंग है, E1 की बात कर रहे हैं हम लोग। E1 एलिमिनेशन में कंपाउंड हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंजमेंट चेक करना होता है। रीअरेंजमेंट चेक करने के बाद हम लोग लास्ट में हाइड्रोजन एलिमिनेशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट दूसरे वाले केस में जो कंपाउंड है, दिस इज नॉट प्रोटिक, पोलर है बट प्रोटिक नहीं है, साथ ही साथ बल्कियर भी है। ऐसा सोच के देखो कि अगर टर्शरी ग्रुप दे रखा होता है नॉर्मली, मान लो टर्शरी कंपाउंड, तब उस केस में बल्कियर बेस निकल के आता है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन लेके चले और नाइट्रोजन भी इथाइल ग्रुप दे रखा है, सो थोड़ा बल्कियर बेस टाइप का चीज़ तो दिख रहा है। इसके साथ अगर हीटिंग करेंगे तो E2 एलिमिनेशन होगा, बट हॉफमैन एलिमिनेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से एज अ मेजर प्रोडक्ट। ऑल्दो थोड़ा यूनिक चीज़ है, क्योंकि इस तरह का बेस तो हम नहीं देखे हैं, बट हम एक पॉसिबिलिटी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बल्कि बेस तो है। सो अपने स्ट्रक्चर वाले यार, ये तो बहुत इरिटेटिंग चीज़ है भाई, टाइम पे आया करो यार। सर ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में आपका? हाँ, मॉड्यूल में भी दे रखा है शायद से, मतलब कहीं तो देखे हम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। शिवम, यस सर। क्या सर, ट्रेन छूट रहा था, क्या हो गया था, इतना जल्दी क्यों आ गए? स्टेशन गए थे किसी को पहुंचाने? नहीं सर टाइम पे वो आया करिए, अगले दिन से हम घुसने नहीं देंगे क्लास में। अगर 9:05 हो गया तो क्लास शुरू, मतलब शुरू, उसके बाद कोई भी आ जाओ, रिकॉर्डिंग देख लो फिर। ओके सर। सो हॉफमैन एलिमिनेशन का केस है बेसिकली, मेरे हिसाब से बल्कियर बेस, अच्छा सॉरी, नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप था। अब ब्रोमीन हटेगा, अल्फा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन और तीसरा तो सेम ही है तो इसको छोड़ देते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन में अगर बल्कियर बेस होता है तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे रिएक्शन होता है हमेशा। सो लेस हिंडर्ड कार्बन के हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करें हम लोग, तो ऊपर वाला कार्बन लेस हिंडर्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहीं से H हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑप्शन 2 कंसिडर किया जा सकता है। सो थोड़ा ठीक सवाल है, मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन सोचने का तरीका अच्छा है मेरे हिसाब से, आराम से सोचा जा सकता है। बट वही है कि हॉफमैन एलिमिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक केस, अगर आप इस तरह के स्पेसिफिक केस याद नहीं रखेंगे, जैसे एक छोटा सा चीज़ है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 4-5 दिन होता है ना एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले, तो आपको नेम रिएक्शन, बेंजाइन मैकेनिज्म, हॉफमैन एलिमिनेशन, E1CB, इसके अलावा अलाइलिक SN2 SN1 रिएक्शन, 1,4 एडिशन, GOC में आप उस पे क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, इस तरह कुछ कुछ पार्टिकुलर चीज़ों पे बात कर सकते हैं। मतलब जब भी लास्ट का पार्ट है, इस तरह का 6-7 चीज़ केवल यही देखना होता है। जो जेनरिक चीज़ हो तो जेनरिक है, बट ये सब इतने स्पेसिफिक केसेस हैं कि अगर याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर याद होगा तो क्वेश्चन आप चाह के भी सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत ही बेसिक टाइप का चीज़ है, थोड़ा इसको ध्यान रखने का है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। हाँ, ये भी तो देखा देखा ही सवाल लग रहा है, अभी रिसेंटली तो शायद शायद कहीं पे कराए थे। MEOK दे रखा, MEOK वाले पार्ट का मतलब है कि हम लोग थोड़ा छोटा बेस लेके चल रहे हैं। नीचे इथाइल दे रखा है, कार्बन पे O- और यहाँ पे इथाइल ग्रुप दे रखा, तो ये बहुत ही बल्कियर बेस होता है। अगर बल्कियर बेस है तो हॉफमैन एलिमिनेशन करेगा। जिस कार्बन पे ब्रोमीन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा से एक बीटा कार्बन अटैच्ड है, 2 बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन, लेकिन ये दोनों सेम है, इसका मतलब किसी एक को छोड़ देते हैं। अगर बल्कियर बेस है तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे रिएक्शन होगा। जो लेफ्ट वाला कार्बन है ये मोर हिंडर्ड है, जो राइट वाला कार्बन है ये लेस हिंडर्ड है। लेस हिंडर्ड कार्बन से ही मेजर प्रोडक्ट आएगा ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी। बल्कियर ग्रुप कभी भी अंदर मोर हिंडर्ड कार्बन पे नहीं जा सकता, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो H हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, बाहर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा अगर नीचे का केस लेते हैं। बट अगर पहला केस लेते हैं तो पहले वाले केस में मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। सो जो लेफ्ट वाला साइड था, यहाँ से हम लोग H को हटा करके ब्रोमीन को हटा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो पहले वाले केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कुछ ऐसा केस बन रहा है, जबकि दूसरे वाले केस में कुछ शायद ऐसा केस बन रहा है। ये दोनों ध्यान रखना है अपने को। सो पहला स्ट्रक्चर कहाँ पे है, यहाँ तो दिख रहा एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, चलो ये तो है ही। और ये क्या है भाई, CS3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C, ठीक ही दिख रहा है स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से। C डबल बॉन्ड C, उसमें एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है,
दूसरे वाले मतलब उसी कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप है कार्बन जिसपे दो मिथाइल ग्रुप, पहला ही ऑप्शन आंसर दिख रहा है मेरे हिसाब से। बाकी ऑप्शन मैच करके देख लेते एक बार। सेकेंड वाला केस तो हो नहीं सकता, ये तो प्रोडक्ट बन नहीं रहा। थर्ड वाले केस में पहला प्रोडक्ट तो ठीक है, चौथे में सेम ही दिख रहा है यार, सी डबल बॉन्ड सी CH3। अच्छा यहाँ तीन कार्बन है तो ठीक है, तीन कार्बन नहीं हो सकता, दो ही कार्बन होना चाहिए, तो इसलिए आंसर नहीं है। और लास्ट ऑप्शन भी आंसर नहीं दिख रहा, ठीक है। मतलब पहला ही आंसर है वैसे तो, बट स्टिल बाकी ऑप्शंस देख के लग रहा था कि सिमिलर टाइप का है नहीं निकल के आ रहा है। बट ये केसेस ध्यान रखने हैं, मतलब बेस है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ है और 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, चलो एक और चीज तो भूल ही गए थे डिस्कशन का, 3 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन है। सो अगर निगेटिव बेस है इसका मतलब SN2 हो सकता है या फिर E2 हो सकता है। अगर 1 डिग्री होता तो SN2 प्रेफरेबल होता, अगर 3 डिग्री होता तो E2 प्रेफरेबल होता, बट यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, मतलब इलिमिनेशन कराना है। सो इलिमिनेशन के हिसाब से हम प्रोडक्ट सोच सकते हैं। ठीक ठीक क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट सीधा दिख रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर आपको याद हो हॉफमैन एलिमिनेशन, तो फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप के केस में Nr3+ एंड Sr2+, ये तीन केसेस ऐसे थे जो पुअर लिविंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। सो हॉफमैन एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पहला केस, हॉफमैन एलिमिनेशन कराते वक्त हमेशा उस कार्बन से, या पुअर लिविंग ग्रुप के केस में उस कार्बन से हम लोग लिविंग ग्रुप H को हटाते हैं जहाँ पे निगेटिव चार्ज बीटा कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सो मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जहाँ पे बीटा कार्बन, सॉरी जहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल निकल गया है। सो बीटा कार्बन पे जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, कार्बन आयन कैरेक्टर हाई होगा, वहाँ के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। सो नाइट्रोजन जिससे अटैच्ड है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, NBU का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन ग्रुप। सो 4 कार्बन है, सो ये अल्फा कार्बन। इथाइल का मतलब यार 2 कार्बन है, सो ये अल्फा कार्बन, मिथाइल में तो एक ही कार्बन है। सो 4 अल्फा कार्बन मिल गए। 4 अल्फा कार्बन में ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन होना चाहिए, बीटा कार्बन तो होना ही होना चाहिए। बीटा से H हटेगा, अल्फा से लिविंग ग्रुप हटेगा, तो ये किसी काम का नहीं है। दूसरे वाले केस में बीटा कार्बन एक है, तीसरे वाले केस में बीटा कार्बन है, और चौथे वाले केस में एक बीटा कार्बन और 2 बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। सो पहले वाले केस में बीटा कार्बन नेगेटिव चार्ज, सो 1 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरे वाले केस में 2 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज है। तीसरे वाले केस में 2 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज है, या ऊपर 3 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज है। रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन या लाइक प्लस कहीं पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब इस केस में 1 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ से H हटेगा, उसके बगल वाले से लिविंग ग्रुप हटेगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो कार्बन वाला पार्ट है, यहाँ से अल्कीन बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, और बाकी यूनिट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बाकी यूनिट्स को सेपरेट करने का मतलब कि हम लोग का बस ये इथाइल ग्रुप को हटा दो, पॉजिटिव चार्ज रहने दो, बाकी जो पार्ट है इसको हम लोग प्रोडक्ट के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोगों का अल्कीन के अलावा बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन 2 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन भारी नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भारी है, बट यह है कि आपको हॉफमैन एलिमिनेशन थोड़ा आना चाहिए। जिनको हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का चीज हो जाता है, थोड़ा स्पेसिफिक मैकेनिज्म ओरिएंटेड पार्ट है। ऑल्दो एनसीईआरटी में हॉफमैन एलिमिनेशन दे ही नहीं रखा है। सो आइडियली मेंस में हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछा जा चुका है मेंस में। ऑल्दो ऐसे ही किसी सवाल में पूछा गया था, कहाँ गया सवाल, इसी एक सवाल में पूछा गया था। जैसे मान लो हम लोग ऐसा ले लें, नाइट्रोजन के साथ कार्बन चेन थोड़ा बड़ा टाइप का ले लें ऐसा, तो फिर अगर यहाँ ऑक्सीजन होता O-, तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन को फेवर करता है। बट अगर यहाँ NH2 है तो ये तो पोलर प्रोटिक मीडियम हो गया, ये हॉफमैन एलिमिनेशन को फेवर नहीं करेगा, यहाँ पे सिंपल इवन एलिमिनेशन होने वाला है। सो इस तरह का क्वेश्चन आया था। सो हॉफमैन के जैसा सेंस में सिलेबस के अंदर रखते हुए सवाल दे दिया गया था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे उस सवाल को, बट एनीवे हॉफमैन एलिमिनेशन से एनसीईआरटी में नहीं है तो पूछने लायक टॉपिक नॉर्मली नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होता। अल्फा कार्बन मार्क करो, बीटा कार्बन मार्क करो, बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर करो, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं से मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा।
क्वेश्चन नंबर 29। फिर से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का सवाल है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अच्छा ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो पढ़ चुके, पासवर्ड बैच वाले लोग भी पढ़ चुके, तब तो सब लोग सीख सकते हैं, पहले भी सीख चुके हैं हम लोग। सो अपने स्ट्रक्चर में CS3 माइनस एक्सेस में दे रखा है बेसिकली। सो यहाँ पे CCl3 माइनस एक लीविंग ग्रुप दे रखा है। तो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से CCl3 को हटाएगा, SN रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बट क्योंकि एक्सेस है, मतलब कीटोन पे फर्दर रिएक्शन हो जाना चाहिए। कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर से CH3 इस पे ऐड होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक चीज बताया था, न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पे ऐड करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन वैसे भी है। तो हम लोग इस कंपाउंड की बात कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, लाइक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, एक मोल का प्रोडक्ट है। दूसरा ऑप्शन बन नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन CCl3 नहीं बनने वाला, चौथा ऑप्शन आंसर कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोग के ग्रिग्नार्ड रीजेंट का टॉपिक था। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ चुके हैं तो ऊपर भी एक दो केसेस थे, उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। दो केसेस थे क्वेश्चन तो शायद ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एसोसिएटेड था, अगर होगा तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, क्या चीज रिपीट करना है? क्यों नहीं हो रहा? SN2 क्यों हो रहा है सर क्लोरीन में? क्या SN2 क्यों नहीं हो रहा है? SN2 क्यों नहीं हो रहा है? उसको मन कर रहा होगा कंपाउंड किसे नहीं हो रहा है, उससे पूछो ना जाके, हमसे क्या पूछ रहा है? अरे नालायक, नोट्स कॉपी पढ़ा कीजिए। ग्रिग्नार्ड रीजन में एक चीज बताए थे, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिड बेस का होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का आता है, फिर उसके बाद SN रिएक्शन आता है, फिर SN2 का नंबर आता है। ये रिएक्टिविटी लो होता है SN2 का, इसलिए सर पहले एक्सेस एसिड में बेस है ना सर सोचना है। गिरनाक रिएजेंट? क्या एक्सेस में है ना गिरनाक रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रीजन एक्सेस में भी है तो क्या दिक्कत है? रिएक्शन तो सारा अच्छा तुम ये बोलना चाह रहा है क्या? चल ठीक है, मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर पूरा एक्सप्लेन करो, लाइक तो हमको समझ में आया कि तुम क्या बोलना चाह रहा है, बट बाकी लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा है। लोग सवाल थोड़ा समझे, एक बार ढंग से एक्सप्लेन करो तुम क्या बनाना चाह रहा है। ऐसा बोल रहा है कि यहीं पे रिएक्शन हो जाए सीधा? अरे बोलो तो भाई, चुप ही हो गया तुम। सर एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, तब तक ऊपर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बताना है। जो हम ही को रोक दिया, हम क्या करें? ये सवाल तो नहीं पढ़ रखे अभी भी, चलो छोड़ देते हैं। कार्बोनिल का सर CH3 लगना चाहिए था कार्बोनिल कार्बन में। क्या लगना चाहिए था? अल्फा कार्बन में लगना चाहिए था ना CH3। यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है, एक EV अल्फा कार्बन, एक EV अल्फा कार्बन है। कौन सा वाला? लेफ्ट वाला 1 नंबर या 2 नंबर? जिसमें क्लोरीन है। जिसमें क्लोरीन है। तो कैसे लगेगा SN2 होगा? ऐसे ही बोल रहा है ना? हाँ सर। तो ये SN2 है, क्लोरीन हट गया मान लेते हैं, लेकिन SN2 से ज्यादा रिएक्टिव ऐसा नहीं होता है, हाँ वो होना चाहिए रिएक्शन। अच्छा समझ गए। तो पहले कौन होगा? SNI होगा। SNI कहाँ से आ गया? SNA भाई, SNI कुछ, SNI तो यहाँ है भी नहीं। हाँ सर SNI। हाँ, तो पहले तो SNA होगा, ठीक है। हाँ सर। अब चलो मान लेते हैं एक पॉसिबिलिटी कि ठीक है सर SNA तो हो गया, अब तो यहाँ पे CCl3 आ गया है ना, यहाँ पे करा दीजिए SN2 रिएक्शन। CCl3 माइनस है यहाँ पे, ये माइनस चार्ज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने नहीं देगा, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, समझे? हाँ सर। और कोई तकलीफ? नहीं सर अब तकलीफ नहीं है, हो गया सर। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है जो करने लायक है। कुछ था क्वेश्चन? अच्छा हाँ, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे फॉस्जीन वाले केस का, कोई इंसान भेजा था हमको फॉस्जीन का वो स्ट्रक्चर। तो एनसीईआरटी में भी फॉस्जीन केवल प्रिपरेशन कैसे होता है ये भेज रखा है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए क्या है ये हमको भी मतलब कहीं नहीं दे रखा था एटलीस्ट।
सो जो गेस वर्क था वही तरीका है, तो हम कोई रिसर्च कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, बट एनीवे कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके के लॉजिकल एप्टीट्यूड पे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है एनसीईआरटी में उससे एसोसिएटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज करके आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन थोड़ा सॉल्विंग थोड़ा जरूरी होगा। चलो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से याद आया, आज ही डिस्कशन हुआ था पासवर्ड बैच में। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराएंगे और ET2O का मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप दे रखा, इसका मतलब इथर की बात कर रहे हैं हम लोग। सो अल्काइल हैलाइड इथर के साथ के प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो 2 कार्बन इसके ऊपर माइनस चार्ज MgBr और CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जो 12th वाले लोग हैं उनके लिए तो हमको लगता है 15वें या 16वें बार रिपीट कर रहा है। जब भी कोई जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे। सो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड को ब्रेक करके हटाया, तो 2 कार्बन इस पे C डबल बॉन्ड वो अटैच हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ माइनस आया था, उस माइनस पे H+ ऐड करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। तो अपने पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड आंसर कंसिडर किया जा सकता है। डिसेंट सीक्वेंशियल रिएक्शन है, मेंस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेंस के लेवल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। एडवांस के लिए वो अच्छा टाइप क्वेश्चन है, एडवांस में इसमें नहीं पूछा जाता है। पूछ दिया गया तो लाइक बोनस है एक तरीके से। इसको भी अगर कोई नहीं बनाया तो बढ़िया है, वो जाना भी नहीं चाहिए IIT में, नालायक लोग ऐसे। क्वेश्चन नंबर 31, when PHMgBr reacts with tertiary butanol the product would not be। टर्शरी ब्यूटानॉल का मतलब हो गया OH। इसका रिएक्शन अगर PHMgBr के साथ कराएंगे तो यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है, अगर एक्टिव हाइड्रोजन है इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगा। सो PH माइनस हम लोगों का H+ गेन करेगा, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो बेंजीन बन गया, लेकिन अच्छा सवाल में पूछा वुड नॉट बी, तो बेंजीन बन रहा है मतलब आंसर नहीं होगा। दूसरा यहाँ से H+ अगर हटेगा तो O- बनेगा। सो अपने पास O- के साथ MgBr है और कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, सो ये भी बनेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन CH3 होल साइज Br, ब्रोमीन तो कभी से नहीं लगने वाला, लाइक जो ब्रोमीन है वो यहाँ के ऑक्सीजन को हटा कहाँ से पाएगा, तो इसलिए ये तो कभी भी नहीं बन सकता। इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए, और ऑल आर इनकरेक्ट, ये तो गलत चीज दे रखा है। सो सर इसमें ऑप्शन पूछना था कि मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे बना दे रहे हैं, मतलब हर सवाल में तो एक ही बन रहा है ना, तो इसमें ऐसे अरे नहीं गधा बनेगा। कहीं का, एकदम गधा है। HCl में NaOH ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl+H2। काहे मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है? हर रिएक्शन में तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, वही तो बोल रहे हैं हम भी। तो यहाँ काहे बन गए दो? ओ ठीक है। कुछ तो काउंटर प्रोडक्ट बनाएंगे ना भाई। हम लोग केवल हाँ हाँ कार्बन ठीक है चेन ठीक से है। एसोसिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर से एक चीज हम बता देते हैं, सारे लोग थोड़ा ढंग से सुन लो। नॉर्मली हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन से मतलब है, सो एक ही प्रोडक्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। बाकी जो साइड प्रोडक्ट हो तो है, वो तो बन ही रहा है, बट उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। बट जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है जहाँ पे 2 साइड प्रोडक्ट होता है कार्बन चेन का, जैसे ईस्टर हो गया, ईस्टर जब भी ब्रेक करेगा तो यहाँ 2 कार्बन चेन बनेगा। हमेशा इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स में दोनों पार्ट बनाने की हैबिट डालो। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे पार्ट जो हम लोग लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं उससे सीक्वेंशियल रिएक्शन में कोई फर्दर सवाल डाल देता है। एनहाइड्राइड ले सकते हैं आप, एनहाइड्राइड अगर लेके चलेंगे, इसमें भी अगर एक पार्ट को ब्रेक करो तो दूसरे तरफ भी कार्बन चेन है। अमाइड अगर लेके चलते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसमें भी दोनों तरफ कार्बन चेन होता है। सो जहाँ कहीं भी 2 पार्ट स्प्लिट होने पे भी 2 कार्बन चेन मिल रहा है, उन दोनों को लेकर के चल रहा है। अदरवाइज हम लोग को केवल कार्बन चेन से मतलब है, बाकी नाइट्रोजन फाइट्रोजन जो बनना है बनते रहे, उससे क्या लेना देना है यार अपने को। बट बनाने तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बनाने ही नहीं आ रहा, गड़बड़ चीज है। डिसेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा बोल सकते हैं इसको। विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन, फॉलोइंग एलिमिनेशन है तो रिएक्शन क्या है इसमें? एलिमिनेशन तो बोल दिया, E1 बोला, E2 बोला, बोला ही नहीं कुछ। E1 या E2 पे करना होगा। अरे हाँ हाँ वो तो पता ही है, बट E1 E2 में कौन सा वाला E1 की E2 रिएजेंट देता? चलो ठीक है, मान लो कि E1 लेते हैं तो रिएरेंजमेंट हो सर सकता है E2 क्या? करके देख क्या आएगा तो।
नहीं, हम इवन करके देखेंगे, मेरा मन है इवन करने का, हम नहीं देखेंगे टू करके, तुम जो करना है कर लो। कर लीजिए आप तो। हम जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दो ना भाई, इवन करके देखिए। एक मल्टी काम करो, करके तुम उसके क्वेश्चन बना सॉल्व देंगे। करके बता, तुम ही से सवाल पूछेंगे, सारा तुम ही जवाब देगा अभी। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकेटाइन का, हाँ या ना, ये बताइए। हाँ सर। इसमें रीअरेंजमेंट, अरे बाकी लोग भी बताना भाई, इसी को, ये तो नालायक एक नंबर का। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकेटाइन का? नो सर। नहीं जिस होगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन को ज्यादा आप मुझसे हाइपरकंजुगेशन बात कर मिल रहे रहा थे है। सर। हाँ हाँ, सबसे बात कर रहे थे। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, तो इवन हो तो भी कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो फिर इवन ईटो का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे केवल एलिमिनेशन बोला और रिएजेंट नहीं दिया है। इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सीधा ईटो नहीं सोच सकते आप, आपको दोनों पॉसिबिलिटी सोचना, और क्योंकि यहाँ इवन और ईटो दोनों सेम ही प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पर रिएजेंट नहीं दिया है। बस ये पूछा है बल्कि कि दे दिया तो एलिमिनेशन अलग देगा प्रोडक्ट ना। बनाओ। क्या? बल्कि बेस रहेगा तो अलग होगा। हाँ, बल्कि बेस में अलग चीज हो सकता है, लेकिन सवाल में मेजर पूछा है क्या? आंसर बल्कि वाला दिया। आंसर, आंसर बल्कि वाला दिया है, अभी देख लेते हैं। सो डबल बॉन्ड है कि यहाँ बन सकता है कि यहाँ बन सकता है, चलो ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है इसमें। अगर हम लोग पहले अंदर वाले को लेते हैं, तो डबल बॉन्ड से हम लोग को दो CH3 मिलना चाहिए। अभी तो दो CH3 वाला एक ये केस दिख रहा, फिर उसमें जो डबल बॉन्ड है उस पर दो CH3 आ गया, उसके बाद एक कार्बन होगा जिसमें तीन CH3 होना चाहिए, एक कार्बन जिसमें तीन CH3, तो ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे एक कार्बन जिसमें CH3, एक ये ऑप्शन दिख रहा, ठीक है। फिर उसके अलावा ये तो नहीं है। फिर अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना के चले, तो डबल बॉन्ड कार्बन, उस पर एक CH3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उस पर एक CH3, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे CH3 नहीं हो सकता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उस पर एक CH3 दे रखा, सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उस पर एक CH3 है, उससे अटैच्ड कार्बन पे फिर C है जिसपे तीन मिथाइल ग्रुप है, इससे अटैच्ड कार्बन पे एक C है, उस पर तीन CH3 ग्रुप अटैच्ड है। बहुत खतरनाक सवाल दे दिया, वाह। इसमें दोनों ऑप्शन है वैसे तो आंसर। अब सवाल यहाँ पे आता है कि रिएजेंट क्या है। अगर यहाँ पे ये बेस दे दिया ONA, तो इस केस में फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा, लेकिन अगर CH3ONA दे दिया तो उस केस में थर्ड आंसर होगा। आंसर एक बार चेक कर लो फिर से, ऑल्दो प्रियांश शायद ये बोल रहा है कि फोर्थ आंसर है, बट स्टिल आंसर एक बार चेक कर लो सभी लोग। अगर आंसर फोर्थ है तो इसमें रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर देंगे, ज़्यादा सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 32। सर आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है, बताइए। चेक कर रहे थे। सेट कर रहे थे? अरे आंसर चेक करके बताओ कोई। क्वेश्चन नंबर चौथा है। 32 का आंसर चौथा है, ठीक है। हाँ तो चौथा है तो इसमें रिएजेंट हम लोगों को दिया होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ है सवाल में। और सवाल में भी व्हाट इज द प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। सवाल में थोड़ा सा एरर है, बट ठीक है, इतना तो यार चलता है, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर भी चलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पे चलते हैं। क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ। क्लोरोपिक्रीन होता क्या है, हमको नहीं पता है। कोई का, टीयर गैस रहता है ना। अब तुम और नया चीज बता दीजिए, हमको नहीं पता। CCl3NO2 दिया हो। CCl3 कार्बन पे NO2। हाँ सर। कार्बन पे NO2, ऐसा? यस सर। हमको नहीं पता, हम नहीं देखे हैं कभी क्लोरोपिक्रीन, लाइक लिटरली नहीं देखे हैं। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग कराएंगे। क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ दिस, एंड रिएक्शन इज व्हाट, क्या रिएक्शन इज? खैर ठीक है, हम लोग को केवल रिएक्शन का रिएजेंट बताना है। तो CCl3 अगर लेके चले, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन ले लिए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए और इसमें NO2 होना चाहिए, राइट। पिक्रिक एसिड तो नॉर्मली नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, क्योंकि पिक्रिक एसिड में तो बेंजीन रिंग आ जाता है, ये तो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड में कार्बन कहाँ से आएगा, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है ये कहाँ से निकल के आएगा?
क्लोरोपिक्रीन पक्का यही होता है ऑप्शन? यस सर। देख के ही बता रहे हैं भाई। अच्छा, कॉमन एक्विलिस्ट में दिया है क्लोरोपिक्रीन? हाँ सर। हाँ सर दिया हुआ है। अच्छा जी, हमारे नजर में तो नहीं आया यार अभी तक ये कंपाउंड। CCl3 और कार्बन पे NO2, नाइट्रस एसिड अगर लेके चले, क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग लेके चलते हैं तो पिक्रिक एसिड तो बेंजीन रिंग हो गया, ये तो लाइक होना ही नहीं चाहिए। नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, HNO3 से कुछ होगा। कार्बन कहाँ से आएगा यार, एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन तो केवल एसिडिक एसिड में है, लेकिन यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन चाहिए। CCl3NO2 दिया है, क्या कार्बन क्या? नहीं। गूगल पे तो CCl3NO2 दिया है, कार्बन नहीं है बीच में। सर एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए क्यों? तुम ही तो बोला है स्ट्रक्चर में कार्बन है यहाँ पे। CCl3 कार्बन फिर NO, अच्छा कार्बन पे NO2 बोला था क्या? हाँ वही तो बोला था, एक्स्ट्रा कार्बन हाँ कहाँ से आ सर। रहा है? अरे यार, ओके अब तो थोड़ा गेस कर भी सकते हो। चलो एसिडिक एसिड तो वैसे ही पॉसिबिलिटी से हट गया, पिक्रिक एसिड भी हट गया। नाइट्रस एसिड है कि नाइट्रिक एसिड है, इसका सवाल है ना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो हट गया। अगर एसिडिक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो हम लोग HNO3 के साथ लेके चले। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक पॉसिबिलिटी लेके चल ले क्या? माइनस, ठीक है। नाइट्रिक एसिड होना चाहिए आंसर। एक बार आंसर चेक करिए। हम आज तक ये सवाल सही है देखे नहीं, हम सर। तो वही है, मतलब हम आज तक ये सवाल देखे ही नहीं है। क्लोरोपिक्रीन नहीं देखे तो सवाल क्या देखेंगे? हम गेस क्यों कर रहे हैं? आप में से जो लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है एरोमेटिक कंपाउंड का, उसमें हम लोग बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन करा सकते हैं। जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है। मतलब बेंजीन पे अगर NO2 लाना है तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, और इस इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए हम लोग कॉन्क HNO3 यूज करते हैं। कॉन्ग HNO3 वाला पार्ट का रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। जो लोग नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस सुन लो, जब पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हर एक आदमी को बस अगले ही वीक में हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो जो लोग नहीं पढ़ रखे बस सुन लो। सो HNO3 दूसरे HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, और बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ये H+ के साथ कंबाइन कर लेता है। सो अपने स्ट्रक्चर में एक ही ऑक्सीजन पे 2H है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ से H2 हट जाता है, जहाँ से NO2+ बनता है। और यही NO2+ वाला पार्ट फिर लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। अब जैसे CSCl3 जो है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ये हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन में भी सीखे थे, पॉइंट बोला था मैंने। यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। सो अगर ये H+ के फॉर्मेट में हट गया तो फिर मतलब यहाँ का जो H है वो H+ के फॉर्मेट में हट गया तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज के साथ हम लोग अगर NO2+ का कॉम्बिनेशन कराएं तब हम लोग को C पे NO2 आराम से मिल जाएगा, जो हम लोग का प्रोडक्ट है। सो HNO3 ही NO2+ बना सकता है। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 ये NO++ बनाएगा। तो NO+ जब ऐड होगा तो अपना प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में बस ये स्ट्रक्चर नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है कि हम कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखे, बट हम तुम लोगों को भी क्लास में बोले हैं कि आजकल जिस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह के वाहियात टाइप के स्ट्रक्चर्स पूछे जा रहे हैं। तो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरह के स्ट्रक्चर्स को रटना शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी है। हम भी नहीं रटे थे अपने टाइम पे, हम रटने का सजेशन भी नहीं दिया करते थे पहले, बट रिसेंटली जिस तरह के क्वेश्चन आए, इनफैक्ट लास्ट ईयर जो एडवांस का जैसा क्वेश्चन आया है, हर एक क्वेश्चन में मोस्टली सारे केसेस में पूछा गया कि भाई एक अननोन कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड का नाम ये है, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर मोल कंसेप्ट का रिएक्शन डाल दिया, कुछ और डाल दिया। तो जब तक आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तब तक आप क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसलिए आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा एक ऐसा काम है जो
मन तो नहीं लगता है किसी का बड़ा ऐसा घटिया घटिया स्ट्रक्चर याद करने में, लेकिन मजबूरी है। उसको लिख लिख के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके याद करो, केवल पढ़ना मत कभी भी। पढ़ने से आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होने वाला है। बाकी जिनको नाइट्रिक एसिड वाला चीज़ नहीं मालूम है, जस्ट अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे अगले वीक में। उड़ान बैच सॉरी उन्नति बैच वाले लोग भी पढ़ेंगे, पासवर्ड वाले लोग भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आसानी से सीख लेंगे। बहुत ही बेसिक रिएजेंट है, बहुत भारी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद C3H6Cl2 दे रखा। इसका रिएक्शन हम लोग KCN के साथ कराए, H3O+ कराए और हीटिंग यूज किए तो COH का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा जी, सो H6 और इसमें उल्टा स्ट्रक्चर दे रखा, 2 Cl दे रखा। पूछा है इसमें से स्ट्रक्चर कौन सा होगा। वैसे तो हम ये सवाल बता सकते हैं, लेकिन नहीं बता रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए C3 दे रखा है ना, C3H6Cl2। अच्छा नहीं बता, एक सेकंड रुक जाओ। एक यहाँ से हटेगा ग्रुप, एक यहाँ से हटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। C3 के बाद या तो 3 ही कार्बन दे रखा है, चौथा कार्बन दे रखा। तो यहाँ पे Cl होना चाहिए, यहीं पे दूसरा Cl होना चाहिए। एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है। अरे एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको ड्रॉ कर लिया जाए एक बार, क्या तकलीफ है इसमें। सो अपने स्ट्रक्चर में 2 Cl हटेगा, 2 CN आएगा। पहले क्वेश्चन में यहाँ CN आ गया, यहाँ CN आ गया। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ये अपने काम का नहीं है। दूसरे वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, सॉरी कार्बन, हाँ ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, काम का नहीं है। एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो 3, ये भी काम का नहीं है। ऑप्शन 4 आंसर, अच्छा हम 4 तो देखे ही नहीं थे, छुपा हुआ था। ऑप्शन 4 आंसर होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके नहीं बता रहे आपको, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का छोटा सा केस है। जब डीकार्बोक्सिलेशन का डिस्कशन करेंगे तो बता देंगे। ये क्वेश्चन वैसे तो रिलेवेंट नहीं बोल सकते हम मेंस के लिए, बट स्टिल डीकार्बोक्सिलेशन का केस हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 2 बैचेस में डिस्कस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम थोड़ा होल्ड पे डाल रहे हैं, लेकिन इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। सो बेसिकली ये है कि सवाल में कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ो, लास्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से। KCN क्या करेगा, तो KCN Cn- देगा, Cn- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Cl को हटाएगा, दूसरा वाला पार्ट भी Cl को हटाएगा। सो अपने पास 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन पे Cn एंड Cn का एडिशन हो गया। ये सबसे पहला केस। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आप लोगों को सबको पता है, याद भले ही ना हो बट बताया हुआ है। साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, जितना बॉन्ड ब्रेक हुआ उतना ही OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर उतने ही H ग्रुप अटैच हो जाएंगे। एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल है, यहाँ से H2 रिमूव कर लो, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सो जो हम लोग का साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे इस कंपाउंड में 2 साइनाइड ग्रुप है, दोनों के दोनों साइनाइड ग्रुप अब लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको ऐसा सिंपली याद रखो, जब हम लोग इस ग्रुप को हीट करेंगे, सो हीट करने से एक ही कार्बन पे अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल होता है। इसके लिए हम लोग सोडा लाइम भी यूज करते थे। सोडा लाइम वाला केस उन्नति उड़ान में बताया हुआ है उनके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में, बट इस केस को थोड़ा ध्यान रखना है डीकार्बोक्सिलेशन का। सोडा लाइम के बिना भी एक ही कार्बन पे अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां से हीटिंग करने पे एक CO2 हटेगा। बेसिकली CO2 का मतलब यहाँ COOH दे रखा है, सो CO2 हटेगा और जो H वाला पार्ट इसको अंदर कार्बन पे डाल लो, सो CO2 हटेगा, इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे हम लोग। प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक COH बचा रह जाएगा। सो डीकार्बोक्सिलेशन का एक जेनरिक केस है, उसको हम थोड़ा होल्ड पे रखे थे, हीटिंग में भी डिस्कस करेंगे उसको, बट एनीवे आराम से सोचा जा सकता है सेकंड तक का पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। बस डीकार्बोक्सिलेशन का एक छोटा सा केस है, सुन लिया यहाँ पे, दूसरी बार सुनेंगे याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है इसको नोट कर लेना चाहिए वो नोट कर लो, बट एनीवे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। पहले वाले केस में बेंजीन से कार्बन अटैच्ड है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड है, ब्रोमीन वाटर दे रखा। ब्रोमीन वाटर का मतलब लिटरली ब्रोमीन वाटर। सो ब्रोमीन वाटर के केस में
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक पे ब्रोमीन अटैच होता है, एक पे OH जाता है, और जब Br2 का एडिशन करते हैं तो सिर्फ सिर्फ ब्रोमीन चला जाता है, बट जब Br2 के साथ H2 ऐड करते हैं तो एक पे ब्रोमीन जाता है, एक पे H2O जाता है। H2O का मतलब यहाँ से OH माइनस मिलेगा, ये OH माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आता है। सो दो जगह पॉजिटिव चार्ज बनेगा अल्कीन में, इन दोनों में अंदर वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है उसमें OH चला जाएगा, और जो लेस स्टेबल है यहाँ पे ब्रोमीन चला जाएगा। ये ब्रोमीन वाटर का केस है। सेकेंड वाले केस में NBS दे रखा, नाइट्रोब्रोमोसक्सिनिमाइड, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है। अलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों पोजीशन सेम ही आ रहा, तो आराम से ब्रोमिनेशन होगा। Br2 के साथ Fe अभी तक आप लोग पढ़े नहीं है, बेसिकली बेंजीन रिंग में हैलोजिनेशन का केस ही है। सो हैलोजिनेशन इन बेंजीन रिंग होगा। जो ग्रुप दे रखा यह हाइपर कंजुगेशन शो करता है। अगर हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा तो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस के टाइम पे ऑर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज डेवलप करेगा। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं पे ब्रोमीन जाएगा। इसका मतलब ये तीन पोजीशन पे ब्रोमीन जाने वाले हैं, बट ये ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। ये स्टेरिक हिंड्रेंस ब्रोमीन को लगने नहीं देगा, इसलिए एक ही चॉइस है, पारा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाना चाहिए। सो पहले वाले केस में ब्रोमीन एंड OH आना चाहिए। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। OH तो सर किसी में नहीं है। किसी में नहीं है तो किसी में नहीं है, तो इसका मतलब केवल ब्रोमीन का रिएक्शन बता दिया है, मेजर प्रोडक्ट नहीं बना है यहाँ पे। सो OH अगर किसी में नहीं है, इसका मतलब सिंपल ब्रोमीन का एडिशन, Br2 का एडिशन, मतलब अल्कीन पे अगर ब्रोमीन एडिशन करते हैं तो दोनों कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। गलत है बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। सो मेजर तो उसमें बोला भी नहीं है, तो प्रोडक्ट तो बनता ही है। दोनों पे ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाले केस में अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, अच्छा सॉरी एक चीज तो हमने आनी नहीं दिया, माय बैड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। सो यहाँ रेडिकल बनेगा, तो रेडिकल में रेजोनेंस भी तो हो ही सकता है ना। जब रेडिकल में रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी रेडिकल बन सकता है। मतलब ये रेडिकल रेजोनेंस में जब जाएगा तो आराम से बोल सकते हैं कि बाहर रेडिकल बनेगा। तो केवल यहीं पे ब्रोमीन का अटैचमेंट नहीं होना है, मतलब जहाँ पे रेडिकल दिख रहा केवल यहाँ पे ब्रोमीन नहीं होगा अटैच, बाहर भी ब्रोमीन अटैच हो सकता है। एंड बाहर वाला जो अल्कीन है ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है। सो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, यही हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। सो इसीलिए हम लोग डबल बॉन्ड को रेजोनेंस में डालेंगे और बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन डालेंगे। अच्छा सवाल है, मतलब मेरे दिमाग से भी उतर गया, मुझको नहीं लगा था मेंस में ऐसा रेजोनेंस का सवाल पूछेगा, बट एनीवे। सो रेजोनेंस होने की वजह से रेडिकल का शिफ्टिंग हुआ, एंड पहला रेडिकल जो बनना था उसकी जगह दूसरा रेडिकल बना, और वहाँ पे ब्रोमीन आ गया मेजर प्रोडक्ट। मतलब ये भी बन सकता है बट ये भी बन सकता है, और ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। सो पहला और दूसरा, मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। तो पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है, तीसरे में भी सेम ही चीज़ रहा। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, तो पारा पोजीशन पे ब्रोमीन जाना चाहिए, मेटा पे तो ब्रोमीन जा ही नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर कंसिडर कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, मतलब अच्छा सवाल बोलेंगे इसको हम। ऐसा सवाल तो एडवांस में पूछा जाता है, ये सब बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर, जो लोग अभी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़े हैं, जस्ट अगले वीक भी पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत आसान पार्ट है। तीसरा बहुत भारी कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग डायरेक्टिंग इफेक्ट बोला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, which statement is incorrect? Phenol decolorizes bromine water due to electrophilic addition। इसमें फिनॉल का रिएक्शन क्यों दिया है? अल्कोहल, अच्छा टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है ना, सॉरी अल्कोहल एंड ईथर होना चाहिए था। खैर, फिनॉल डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ये सही बात है, जिनको नहीं पता उसको कुछ नहीं कर सकता अभी। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं, बट इसके ऑप्शन बाकी डिस्कस करते हैं। बाकी अभी के लिए याद रखो फ्लोरीन। हाँ 35 का ए वाला में भी ब्रोमीन वाटर का ही ना रिएक्शन था और फिनॉल था, तो फिनॉल पे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ? फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ Br2 वाटर वाला में। 35 में, तो फिनॉल हाँ का है, फिनाइल है ना। हाँ, मतलब बेंजीन रिंग में हो सकता है क्या बेंजीन इसमें? बेंजीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, बेंजीन में डायरेक्टली रिएक्शन थोड़ी होता है। अगर इसमें फिनॉल होता है
तब इसमें ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव आता है, और अगर एनिलीन होता है तब उसमें रिएक्शन होता है, ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव आता है ड्यू टू हाँ हायर ठीक प्लस है, एम ऑफ ठीक याद आ ठीक गया। है ठीक है। सो सेकेंड वाले केस में चलते हैं। इसमें इपोक्साइड दिया, इपोक्साइड इज अटैक्ड अटैक्ड एट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन बाय न्यूक्लियोफाइल इन बेसिक मीडियम। सो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, हमको याद आ रहा है। बेसिक मीडियम बोला, सो जो कंपाउंड जैसा वैसे ही रहेगा, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल इपोक्साइड है। न्यूट्रल इपोक्साइड में SN2 होगा, और SN2 लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही होता है। अगर यहीं पे एसिडिक मीडियम होता, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन पे H+ का एडिशन होता, और ऑक्सीजन पे जो H+ का एडिशन हुआ, ये क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है। अब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वाले कार्बन पे रिएक्शन होता, जहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस वाला केस निकल के आता। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, सो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं होना चाहिए। Tertiary butyl bromide is more reactive towards even and into elimination among its isomer. Tertiary butyl bromide is more reactive towards both even and into elimination among its isomer. यार मतलब स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं है। आइसोमर का मतलब पोजिशनल आइसोमर की चेन आइसोमर ये सब बोला नहीं है। सो हम तो खैर पोजिशनल ही लेके चलेंगे। सो 1 डिग्री वाले पार्ट पे E1 E2 दोनों का रिएक्टिविटी खराब होता है, 3 डिग्री पे E1 E2 दोनों का रिएक्टिविटी ठीक होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, मोर इज द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, मोर इज द ईज ऑफ E2 रिएक्शन। बीटा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा तो E2 एलिमिनेशन का ईज ज्यादा होगा। ये तो मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। क्यों सही नहीं है, ऐसा सोच के देखिए। क्या मान लिया ब्रोमीन है, इसमें प्रोडक्ट बनाना है E2 एलिमिनेशन में, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और अंदर 1 हाइड्रोजन है। अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना होगा तो हम लोग का अंदर वाला हाइड्रोजन ही मेजर प्रोडक्ट देगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मिल रहा है। सो ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ का रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। यहाँ लिखा है मोर इज द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। सो मोर इज द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, मोर इज द ईज ऑफ E2 रिएक्शन, मतलब गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछा है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिनॉल की वजह से पहला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, अभी के लिए बस याद रख लो। फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ब्रोमीन खत्म कर देता है, तो ब्रोमीन की वजह से जो ब्राउन कलर होगा वो ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डीकलराइज वर्ड लिखा हुआ है। जिनको ये नहीं पता उसको एज ए इन्फॉर्मेशन अभी के लिए सोच लो कि ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन प्लस H2O जो ब्राउन कलर का होता है। फिनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ब्रोमीन कंज्यूम कर लेगा। अगर ब्रोमीन खत्म हो गया तो फिर ब्रोमीन का ब्राउन कलर भी खत्म हो जाएगा, मतलब डिकलराइजेशन हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन वाटर बच जाएगा, कलरलेस निकल के आ जाएगा। वाटर तो नहीं बचेगा, वाटर में प्लस फिनॉल वाला यूनिट भी रहेगा, बट उसका कलरलेस ही सॉल्यूशन है। और रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोला करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। Question number 37. Observe the following sequence of reaction and find the structure of A. अल्कोहल का रिएक्शन कराए H+ और हीटिंग के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए, फिर NaNH2 के साथ रिएक्शन कराए, तो कुछ बना। अच्छा जी, फिर Hg2+ के साथ HgSO4, ये तो सब लोग सीख चुका है। फिर रिडक्शन का, रिडक्शन कोई नहीं सीखा है। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर बनाने का है अपने को। क्या ए का स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई? ठीक है, सो अगर NaNH2 के साथ हीटिंग कर रहे हैं तब ये कंपाउंड बनेगा। ऐसा क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है? हाँ ठीक है, सो बेसिकली NaNH2 के साथ हीटिंग करने का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा, या बेसिकली आप समझ लो कि पाई बॉन्ड बन रहा। पाई बॉन्ड तो एलिमिनेशन में ही बनता है, सो एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। और अल्कोहलिक NaNH2 में वैसे भी एलिमिनेशन होता है, प्लस साथ ही साथ एलिमिनेशन अल्काइन तक हो पाता है, और इसीलिए यहाँ ब्रोमीन दिया भी है। अगर ब्रोमीन देगा मतलब बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन होगा, और बगल वाले कार्बन के ऊपर अगर ब्रोमीन का एडिशन हुआ तो अल्कोहलिक वाले केस में, अल्कोहलिक NaNH2 के केस में, सिंपली NaNH2 के साथ हीटिंग के केस में एक जगह से ब्रोमीन हटेगा और दूसरी जगह से H हटेगा,
फिर अगले जगह से ब्रोमीन हटेगा, दूसरी जगह से H हटेगा, सो प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही यहाँ पे दे भी रखा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन भी दिया है। तो जो एक्स्ट्रा कार्बन दिया है उस एक्स्ट्रा कार्बन वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे भी सोच सकते हैं। यही हम लोग का होना चाहिए रिएक्टेंट। अब इसमें क्या बोला कि भाई जो बी ऑप्शन है उसमें ब्रोमीन का एडिशन कराने पे सी बन रहा। तो बी ऑप्शन तो समझ में आ गया कि हम लोगों का अल्कीन रहा होगा, क्योंकि अल्कीन में अगर हम लोग ब्रोमीन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्योंकि वो इनर्ट मीडियम है, तो हम लोग का डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, विस्नल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन लोग मतलब ये इन्फॉर्मेशन सब लोग का पड़ा हुआ है। फिर उस डाइहैलाइड का जब एलिमिनेशन कैरी आउट किए तो एक पाई बॉन्ड बना, फिर दूसरा पाई बॉन्ड बना, मतलब अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। चलो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो पता है। तो एटलीस्ट यहाँ तक ये तो पता चल गया कि यहाँ 3 ही का कार्बन चेन है। अब बस एक चीज है कि हम लोग डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। डिहाइड्रेशन कराने का मतलब है अगर ये अल्कोहल रहा तभी भी प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा जो दिया हुआ है, अगर ये अल्कोहल रहा तभी प्रोडक्ट अल्कीन ही बनेगा जो दिया हुआ है। तो दोनों में सेम ही चीज बन रहा। तो अब नीचे वाले केस का थोड़ा यूज करते हैं। अगर इस अल्काइन में Hg2 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में डाल रहे हैं, इसी को हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में यूज भी करते हैं, या सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल सकते हैं। H प्लस और H2O in the presence of Hg2 plus as a catalyst। सो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ OH ऐड होगा, बाहर वाले पे H अटैच होगा, और यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटोमराइजन होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सो जब हम लोग अल्काइन में वाटर का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस, ये अल्काइन के रिएक्शन में दे रखा है, इसको हम लोग कुशेरोव रिएक्शन भी बोला करते हैं। नॉर्मली अल्कीन में रिएक्शन कराने के लिए केवल H प्लस चाहिए एज अ कैटलिस्ट, अल्काइन में रिएक्शन कराने के लिए अनदर कैटलिस्ट चाहिए Hg2 प्लस, क्योंकि अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। सो अल्काइन के थ्रू जो रिएक्शन हुआ उससे पता चला कि एसीटोन बनना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग के पास एसीटोन का प्रिपरेशन हो गया। अब यहाँ पे रिडक्शन करा के अल्कोहल बना रहे हैं। क्या रिडक्शन होगा नहीं मालूम, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये नहीं मालूम, बट कुछ भी कराओ रिडक्शन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसी पे OH बनेगा। इसका मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए, नीचे वाला तो बनना भी नहीं चाहिए। तो फालतू में इतना मेहनत कर लिया हम लोग, ये किसी काम का ही नहीं है। यहाँ तक का पार्ट केवल यहाँ से Hg2 प्लस वहाँ से रिडक्शन अल्कोहल बन जाता। खैर अच्छा है, मतलब लाइक हर एक एंगल से क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं इसमें, उल्टे डायरेक्शन में कि लाइक ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या रिएक्टेंट रहा होगा और उस रिएक्टेंट को बनाने के लिए क्या रिएक्टेंट रहा होगा, उस रिएक्टेंट को बनाने के लिए क्या रिएक्टेंट रहा होगा, ये सब पॉसिबिलिटी सोचने का तरीका भी सीखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेंस का क्वेश्चन तो नहीं है, मेंस से तो ऊपर ही लेवल का क्वेश्चन है। अगर कभी किस्मत खराब हुआ तो उसके पेपर में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व मत करना, सीधा ऑप्शन देखना, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग करना शुरू करना। मतलब तुम लोग को रिएजेंट प्रैक्टिस कराना इसलिए हम ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, बट हम बेवकूफ़ होंगे अगर हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सब्जेक्टिवली सॉल्व करेंगे। हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग को देखें, मतलब ऑप्शन के थ्रू काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम तो स्मार्ट इंसान है। गलतियों से सीखता है इंसान। हम अपने JEE एडवांस में गलती कर चुके थे, हम भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, उसके बाद पता चला कि उससे हम अपना काम खराब कर रखे थे। बट एनीवे वो गलती तुम लोगों को कम से कम ना करने को मिले। क्वेश्चन नंबर 38, अल्कोहलिक OH का रिएक्शन है, मतलब E2 एलिमिनेशन में डिहाइड्रोहेलोजनेशन है। जिस कार्बन पे हेलोजन है, फिर से यहाँ प्रोडक्ट बोला यार, मेजर बोलना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब सब बन सकता है। जिस कार्बन पे हेलोजन है अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड 2 बीटा कार्बन है। अगर ऊपर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो स्टेबिलिटी कम आएगा, नीचे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा। लेकिन एक छोटा सा चीज़ है, जो लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री रट के बैठे हैं थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। इस नीचे वाले बीटा कार्बन पे 2 लिविंग ग्रुप है। अगर कभी भी बीटा कार्बन पे 2 लिविंग ग्रुप होता है E2 एलिमिनेशन में, तो सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, एंड बल्कियर ग्रुप ऑन द ट्रांस पोजीशन बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, E2 एलिमिनेशन में हम लोग लिविंग ग्रुप को इस पोजीशन पे रखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाते हैं, ऊपर वाले के सामने नीचे ग्रुप जाएगा, मतलब CH3 के सामने PH चला जाएगा और H के सामने H। बट ये तब होता है जब एक ही लिविंग ग्रुप होता है यहाँ पे,
लेकिन इस क्वेश्चन में 2 लिविंग ग्रुप है। और ये सब लोगों को बताया हुआ है, अगर बीटा कार्बन पे 2 लिविंग ग्रुप होगा तब उस केस में डबल बॉन्ड तो बनेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके, लेकिन मेजर प्रोडक्ट सिस ट्रांस में वो आएगा जहाँ पे बल्कियर ग्रुप विल बी प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा, CH3 के अपोजिट में pH होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? पहला तो बन ही रहा है खैर, लेकिन पहला मेजर प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन मेजर प्रोडक्ट आएगा, दूसरा ही आंसर होना चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट भी स्टीरियो केमिस्ट्री में माइनर आएगा, बन सकता है, बट एनीवे हम लोग को तीसरे चौथे से मतलब नहीं है, हम लोग को मेजर प्रोडक्ट से ही मतलब है। अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। मतलब ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मार्क्स को नेगेटिव कराएगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा ऑप्शन दे भी रखा है इसमें कि सीधा ना जाएगा H पे, ब्रोमीन पे, जिंदगी में मजा आ जाएगा तुम्हारे घर। ये तो अभी के अभी बनाते हैं, ये तो जिंदगी में सीख ही रखे हैं। सीखेंगे, घर जाके देखेंगे तो बढ़िया -1 मिलेगा, फिर हमसे लड़ने आएगा, आप ही तो पढ़ाए थे सर। क्वेश्चन नंबर 39। आज 40 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी 16 क्वेश्चन आपको एक बार खुद से ट्राई करना। हम एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू देख लेंगे, और उसमें एरोमेटिक कंपाउंड का सवाल होगा कोई तो उसको हम बोल देंगे स्किप करना है। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड का सवाल नहीं रहा तो फिर थोड़े बहुत रिएजेंट तो आपके प्रैक्टिस हो ही चुके हैं। हम सजेशन देंगे एक बार खुद से बचे हुए 16 क्वेश्चन सॉल्व करना, अब उसको डिस्कस कर लेंगे या कुछ दिनों बाद डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका मतलब फिर से एक बार रिकैप हो जाए क्वेश्चन, या पर डे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करके नए चैप्टर्स में मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट E2 रिएक्शन? कौन सा E2 रिएक्शन नहीं है? एल्कोहलिक OH के साथ हीटिंग दे रखा और यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब E2 एलिमिनेशन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। ये तो E2 एलिमिनेशन है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर दूसरे वाले केस में बल्कियर बेस का केस है, CH3 होल थ्राइस, कार्बन के ऊपर 3 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा। बल्कियर बेस में भी E2 एलिमिनेशन होगा और लेस हिंडर्ड कार्बन पे रिएक्शन होगा। 2 बीटा कार्बन है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही मेजर प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि बल्कियर बेस लेस हिंडर्ड कार्बन पे रिएक्शन करना प्रेफर करेगा, ज्यादा बड़े ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहेगा, रिपल्शन मिलेगा उसको। यहाँ पे भी E2 एलिमिनेशन ही होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का केस है, बस हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तीसरे वाले केस में NaNH2 के साथ हीटिंग, अगर केवल NaNH2 देता तो भी एक बार को आप सब्स्टिट्यूशन करा सकते थे, लेकिन हीटिंग दे रखा मतलब एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ब्रोमीन हटेगा, इससे दोनों बीटा कार्बन सेम है, H हटेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट वाले केस की अगर बात करें तो NH3 के साथ हीटिंग दे रखा, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है ये तो अल्फा कार्बन है, बट बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब इधर एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। E1 एलिमिनेशन हो जाएगा। हीटिंग दे रखा, ब्रोमीन हटेगा और पॉजिटिव चार्ज फिर रीअरेंजमेंट में जाएगा, फिर एलिमिनेशन होगा, बट उसको E2 नहीं बोलते, उसको E1 एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन पॉसिबल है बट दैट इज नॉट E2, हम लोग ऑप्शन डी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली में सारे अच्छे हैं। मेंस के लायक जो पैटर्न है, सिंपल से लेके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब क्वेश्चन अच्छे हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है, जहाँ जो भी एक सोर्स बना हुआ है। मेरा जिंदगी आसान हो गया था, ये सब मेहनत नहीं करना पड़ा हमको। क्वेश्चन नंबर 40। मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री के हिसाब से पहला तो 1 डिग्री होना नहीं चाहिए, तो तीसरा 1 डिग्री होना नहीं चाहिए। इसके अगला वाला पार्ट 2 डिग्री है, मे भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर तो सेकेंड ही ऑप्शन है निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 डिग्री है और इसके बगल में जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, जब हटेगा तो अल्काइन ज्यादा स्टेबल, सॉरी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। मतलब फिर भी हम देख लेते हैं अल्काइल, क्योंकि बड़ा खतरनाक टाइप का कुछ ऑप्शन दे रखा है। अल्काइन सॉरी E2 एलिमिनेशन का रिएक्टिविटी अल्काइन जो अल्कीन बनता है उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है। पहले वाले केस में जो डबल बॉन्ड बनेगा उसमें, अच्छा पहले वाले तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के बाद बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे। अल्फा कार्बन से अटैच्ड बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो हो, तो एलिमिनेशन ही नहीं हो सकता। नीचे वाले केस में ब्रोमीन हटेगा और उसके बगल वाले से H हटेगा, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट हटाने के बाद अल्कीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये भी नहीं बनना चाहिए। थर्ड वाले केस में ब्रोमीन हटेगा, अपने पास 2 बीटा कार्बन की पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ से H हटाएंगे तो इस पे 2 CH3, डबल बॉन्ड बनने के बाद 3 CH3, अच्छा हाइपर कंजुगेशन है, मतलब इसका रिएक्टिविटी अच्छा होगा। लास्ट वाले केस में अगर ब्रोमीन हटाते हैं
तो एक हाइड्रोजन है तो सही, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, इस पे दो ग्रुप है, बट इस पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 3 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ तो हाइपर कंजक्शन खत्म ही हो गया। इसका मतलब इधर भी रिएक्टिविटी अच्छा निकल के नहीं आएगा। हम लास्ट वाले ऑप्शन की वजह से ही डिस्कशन कर लिए एक बार। क्वेश्चन बहुत ही मतलब भारी तो नहीं है, बस ये कि लास्ट ऑप्शन थोड़ा गंदा टाइप का था, तो चेक करना सेंस बनाता है। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को अगर आप चेक नहीं करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आप सही नॉलेज रखते हुए क्वेश्चन को मिस कर दे, कुछ गलती कर दे। तो इसलिए ऑप्शन ढंग से चेक करना ही सुटेबल ऑप्शन होगा। सो ये हम लोगों का 40 क्वेश्चन का एक सेट था जो सॉल्व कर लिए। बाकी आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद बात करेंगे। जो जो बोल रहे हैं उसको मार्क कर लो, इसको अभी सॉल्व मत करना। क्वेश्चन नंबर 41 ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 ऑक्सीडेशन का सवाल, दोनों ऑक्सीडेशन का सवाल है, छोड़ देना, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 53 छोड़ देना, ये डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन का सवाल। एक्चुअल में डाइल्यूटाइजेशन का भी नहीं है, केवल डाइल्यूटाइजेशन के बाद रीअरेंजमेंट का सवाल है। यहाँ से N2+ बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। सवाल भारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कमी है अभी अपने पास। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मतलब 16 में से 4 क्वेश्चन हटा ही लो, 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम आपको एक सजेशन देंगे, अगर आपको नींद नहीं आ रहा तो 12 क्वेश्चन में अभी सॉल्व करने की कोशिश कर लो। मतलब ज़्यादा बेटर हो कि हम लोग डिस्कशन किए हैं, लगे हाथ जो बनने लायक सवाल हो उसको एक राउंड में तो बना ही लो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक बार हम सजेशन देंगे, नोट्स कॉपी से थोड़ा पलट के देखो, एटलीस्ट अब तक आइडिया लग चुका है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से एसोसिएटेड है, कैसे उसको सोचा जा सकता है। सो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करना प्रीफर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक है बस एक बार देख लेते हैं। किसी को याद है चैप्टर का नाम? नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर का डिस्कशन करना है? किसी इंसान को याद है? केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा कुछ आप बताए थे क्या? हाँ, सीक्वेंस भेजे था ना ग्रुप में। केमिकल काइनेटिक्स का सर केमिकल केमिस्ट्री से फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा और थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे एक दिन। तो कल हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन रखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे। कल हो सकता है थोड़ा क्लास टाइम से, मतलब वैसे तो टाइम से शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा कल 4 क्लास लगा हुआ सुबह से लेकर शाम तक, तो हो सकता है एक क्लास घर आते हुए खाना खाते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाए। 9:15 में हो सकता है शुरू कर ले। बट अभी तो हमको लगता है कि 12th वाले जो लोग हैं केमिकल काइनेटिक्स आपका ही पढ़ा ही हुआ है, ये बोर्ड के एग्जाम में तो पढ़े ही होंगे, तो याद भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट एनीवे डिस्कशन में हिसाब से थोड़ा फास्ट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत निकल के इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो कल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। या फिर कोई और टॉपिक करना है केमिकल काइनेटिक्स की जगह? नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करना है सीधा अभी। अरे अगला लोग इलेक्ट्रो तो अभी ताजा ताजा है। केमिकल ताजा ताजा मछली मारने निकला है तुम, ताजा 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 का क्या मतलब होता है? सही है, हाँ ठीक है, जाओ ताजा तो कुछ खाना वाना पकाओ और क्या। कहाँ गया यार? हाँ, सो एल्कोहल फेनॉल ईथर ही दे रखा था। सो फिनॉल नहीं होना चाहिए था, लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ा। बस इस वीक सारे बैच में, उन्नति में भी क्लास लग जाएगा इस वीक, उधर भी खत्म हो जाएगा और पास आउट बैच में भी हो जाएगा। काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले यार मतलब लोगों को अच्छे से थोड़ा आयनिक भी आना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा उसमें
हम सजेशन देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मत पढ़ो अभी, मतलब अननेसेसरी वो सवाल को खिंचवा देगा, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने का मतलब है कि और पास आउट में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़वा नहीं रहे अभी, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने का मतलब है कि उसमें एटलीस्ट सब कुछ ढंग से समझाते हुए 3 दिन चाहिए रिवीजन के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए। केवल पढ़ाने में ही 1.5 से 2 दिन निकल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग में भी 1 दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बट आपको प्रॉपर वे में हमको सिखाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग। मान के चलते कि 4 से 5 घंटा हमको चाहिए होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। हाँ, 4 से 5 घंटे में हम आपको मेंस के लिए एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाएंगे। मेंस में आप आराम से 4-5 घंटे में जा सकते हैं, बट 5 घंटे का मतलब है कि हम लोग उतने में तो 2 टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेटर होगा कि हम लोग अभी होल्ड पे रखें, उसको थोड़ा बाद के लिए रख लें, स्कूल के एग्जाम के लिए जिनको पढ़ना हो पढ़ लो। पासवर्ड वालों को पहले भी मैंने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी होल्ड पे रखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बेटर होगा कि हम लोग अरे यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ ले, ज़्यादा बेटर होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन थ्योरेटिकल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फटाफट हो भी जाएगा। ये टॉपिक करना ज़्यादा सुटेबल बना, मतलब ज़्यादा सेंस बनाता है मेरे हिसाब से, रेदर देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काइनेटिक्स पहले कर लेंगे, काइनेटिक्स के बाद पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉरी कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। उसमें वेस्वर थ्योरी क्या होता है, ऐसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या चीजें होती है, वर्नर कुछ एक्सेप्शंस है। हाँ, वही वर्नर थ्योरी वगैरह, वो सारी चीजों का फटाफट डिस्कशन कर लेंगे। मोस्टली ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आधा तो थ्योरी क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ ही होता चला जाएगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम करना प्रीफर करेंगे काइनेटिक्स के बाद। पहले काइनेटिक्स कर लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कर लेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बाद, अच्छा नहीं, एल्डिहाइड कीटोन नहीं कर पाएंगे अभी, उसमें नेम रिएक्शन का कुछ पार्ट होगा, तो ऐसा कर लेंगे हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये चारों टॉपिक करेंगे। बट हमको मालूम है कि इसमें नेम रिएक्शन का कुछ पार्ट होगा, इन चारों में बहुत सारे क्वेश्चन हमको छोड़ने पड़ेंगे। सो जो क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको फिर हम लोग रिकैप में वापस से डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे नेम रिएक्शन आपको पढ़ाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक के बाद से, हर रोज एक छोटा सा नेम रिएक्शन, जैसे एल्डोल कंडीशन पढ़ाया 10 मिनट के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग किया, फिर जैसे ही एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन दिखा तो उसको आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं। सो ठीक है, पहले काइनेटिक्स, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हम लोग क्या कर ले भाई, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वर्थ है। सर कोऑर्डिनेशन में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा के कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब उस ऑर्डर में? मतलब आइडियली तो कर लेना चाहिए, मतलब फर्क क्या मतलब पड़ेगा, मतलब कुछ पढ़ने के लिए कुछ केमिकल बॉन्डिंग करनी चाहिए। टॉपिक रिलेटेड जैसा ऑर्बिटल वगैरह, तो इसलिए कह रहे। नहीं, मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो चीजें रिलेटेड है, बट आप कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं तो अब उसके ऑर्डर से ज्यादा फर्क नहीं पढ़ पड़ता। चुके हैं बट इसका ऐसे ही तो बोल रहे पता ही अपने को। ठीक है, तो काइनेटिक्स के बाद ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, काइनेटिक्स के बाद पीरियोडिक टेबल खत्म कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम एक ही दिन देंगे, पीरियोडिक टेबल में हम कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। वो ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको नहीं आता तो मत बैठो रिवीजन क्लास में, वो भगवान भी भला नहीं करेगा आपका फिर। सो अगर आपको पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल आप खुद से पढ़िए, बुकलेट से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत बहुत बेसिक टॉपिक है, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो आपको रिवीजन में कराना नहीं चाहिए, बट स्टिल क्वेश्चन सॉल्व में कुछ इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन कर देंगे ताकि आपके दिमाग में आए। केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेंगे। सो एटलीस्ट 2 इनऑर्गेनिक का मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एंड अमाइन, इन सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कंसेप्ट तो नहीं करेंगे, मोल कंसेप्ट आपको खुद से करना है, इसका हम असाइनमेंट देंगे आपको, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। उसमें जो डाउट होगा उसका हम डिस्कशन कर लेंगे, क्या मोल कंसेप्ट जो भी डाउट है पूछते जाओ। बट एनीवे पीओसी ये तो पढ़ा देंगे, मतलब बायोमोलिक्यूल तो छोटा छोटा यूनिट है, केवल बायोमोलिक्यूल्स है 2 ही दिन का टॉपिक, बट वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको सिखाना है। हम एक दिन में सिखा सकते हैं, बट हम ही को स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है, तो आप भी एक दिन में उसको सीख नहीं सकते, तो हम उसको बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ही ब्रेक करके पढ़ाना प्रीफर करते हैं। बायोमोलिक्यूल पढ़ा देंगे, पॉलीमर तो पढ़ना भी नहीं है, तो पॉलीमर को इसमें से इग्नोर कर लो। फिर थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हम सजेशन देंगे कि थर्मोडायनेमिक्स
नहीं करना है तो छोड़ दो। थर्मोकेमिस्ट्री हम आपको सिखा देंगे। थर्मोकेमिस्ट्री 2 घंटे में हम आपको सिखा देंगे। आपको खुद से इसको सीखने मतलब 2 घंटे में हम आपको बता देंगे। थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ हाँ ठीक है, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री हम आपको 2 घंटे में बता देंगे, बट आपको थर्मोकेमिस्ट्री में एडवांस लेवल का स्किल डेवलप करने में अप्रोक्सीमेटली 15 दिन लगेगा। पर डे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो थर्मोकेमिस्ट्री में करना कैसा होता है क्वेश्चन सॉल्व, ये हम आपको बता देंगे, बट हमको 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना होगा कि ये तरीका होता है, बस ये देखो। उस तरीके में आपको घुसने के लिए, लाइक उस तरीके को फॉलो करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से होता है ना, जैसे हमको एक ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग बनाने के लिए जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के लिए आपको पर डे एटलीस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक ही दिन में 15 क्वेश्चन आपके लिए वर्क नहीं करेगा, 15 दिन में एक क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगा। तो इसलिए थर्मोकेमिस्ट्री सीखने का एकदम पार्टिकुलर तरीका है, इसलिए थर्मोकेमिस्ट्री में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत ही सॉफ्ट तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, 15 दिन का टॉपिक है ये मान के चलो। पढ़ना एक ही दिन है, लेकिन सीखेंगे आप 15 दिन में। जल्दी में सीखने लायक टॉपिक बिल्कुल नहीं है, बट एनीवे थर्मोकेमिस्ट्री तो करना ही चाहिए। और थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन होंगे अगर हमको कराना हो तो हम करा देंगे, बट ये टॉपिक हम नहीं करा पाएंगे। DNF ब्लॉक या मुतकर सर को बोल देंगे, वही करेंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कि और क्या बच गया, फिर अगर ये सब टॉपिक हो गया और टाइम बचा तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में मूव करेंगे। और बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस है, इसके डिस्कशन हम शुरू कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड का या नेम रिएक्शन का, उसको हम लोग छोड़ते जाएंगे सेकेंड फेज ऑफ रिएक्शन में, फिर से उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। और बाकी तो जब उसके बाद टॉपिक खत्म होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो उसका कुछ कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट मिलता जाएगा। अच्छा, एक डिस्कशन आपसे और करना है अपने को, आप लोगों का चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू करना है। बेसिकली चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब सॉल्यूशन का टॉपिक हो गया हम लोग का रिवीजन, और जीओसी आइसोमरिज्म हो गया, तो इसका हम एक चैप्टर वाइज टेस्ट का आपको पेपर दे देंगे। आपको पेपर देना शुरू करना है। खैर अभी तो 12th वालों का प्री बोर्ड चल रहा है, पास आउट वालों का भी टॉपिक चल रहा है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। हम तो सजेशन देंगे पास आउट वालों को कि इसके आगे मत पढ़ो एक्स्ट्रा टॉपिक, बेटर होगा कि इतने को अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीख लो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। जो 12th वाले लोग हैं जिनका प्री बोर्ड खत्म हो जा रहा है, वो ऑफिस में आओ, टेस्ट दो, OMR होगा उसको फिल कर दिया करना, वो फटाफट OMR चेक हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। पेपर हम रेडी करवा ले रहे हैं, केमिस्ट्री का सारा हो चुका, मैथ्स फिजिक्स का भी हो जाएगा। सो जो भी चैप्टर्स आपके रिवीजन होते जा रहे हैं उसका टेस्ट देते जाओ, ताकि पता चले कि रिवीजन तो हो गया बट अभी हम किस लेवल पे हैं, चैप्टर मेरा अच्छा रहा खराब रहा, उससे पता चल जाए कि रिवीजन तो हो गया लेकिन स्टिल मेरे सभी क्वेश्चन नहीं बन रहा। सो फिर उसमें टाइम दे देता है, थोड़ा अभी भी क्वेश्चन नहीं बना टाइम दे देता है, और फिर उसके बाद एक राउंड रिवीजन तक आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से टॉपिक में माथा फोड़ने में ज़्यादा भरोसा नहीं रखेंगे, कौन से टॉपिक में माथा फोड़ सकते हैं, अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो वो चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू करो, ताकि हम लोग जो सेकेंड फेज ऑफ रिवीजन भी रखें, हमको पता हो कि सेकेंड फेज ऑफ रिवीजन में कौन से बच्चों को क्या चीज़ कराना और किस लेवल पे कराना है। मेरे पास पूरा कंप्लीट स्कोर रहेगा सारे बच्चों का, हर बच्चे को सारा टॉपिक नहीं करना है, हम क्लियरली डिफाइन कर देंगे आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि उससे टाइम वेस्टेज होगा। और किसको किस लेवल के क्वेश्चंस कराने हैं उसमें पता चल जाए कि हाँ इनको अब एडवांस लेवल का सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर का एडवांस लेवल कर लो, इस चैप्टर का मेंस लेवल करो, इस चैप्टर का एडवांस लेवल करो, इस चैप्टर का मेंस लेवल करो, ताकि जो जिस कैलिबर पे एग्जिस्ट कर रहा है उस लेवल पे ही काम करना शुरू करें, वहां से आगे बढ़ना शुरू करें, अदर देन कि मेंस हो नहीं रहा एडवांस के चक्कर में लगे पड़े हैं, वो माथा फोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको अननेसेसरी परेशान करेगा। तो लेवल वाइज धीरे धीरे वर्क करके ज़्यादा बेटर है। सो जो स्कूलिंग वाले लोग हैं, अगर उनका प्री बोर्ड खत्म हो जाए वो खुद से आएंगे, खुद से चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू करेंगे। सुमित जी को बोल देंगे कि सुमित जी पेपर दे दीजिए प्रिंट आउट करके, ये चैप्टर का अतुल सर जो बोले हैं, आप पेपर प्रिंट आउट कराएंगे, ऑनेस्टली 1 घंटा टेस्ट देंगे, जितना बना कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका सेकेंड फेज ऑफ रिवीजन, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ फेज ऑफ रिवीजन, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका चैप्टर वाइज टेस्ट में किस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर वहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो फिर वहाँ से तुरंत उस चैप्टर में एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। अगर उस चैप्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा तो पहले उसी में मेंस को ही वापस से 2 बार 3 बार करने की कोशिश करेंगे, फिर एडवांस में मूव करेंगे। जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा उस चैप्टर में हम लोग एडवांस में मूव करेंगे। एक बार आप एक चैप्टर में एडवांस लेवल पे मूव कर गए तो फिर उसमें मेंस तक का क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा। तो
रिवीजन जो चल रहा है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी चलेगा। आप खुद से ऑनेस्टली आकर के दे दो, हमको बार बार रिमाइंडर डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आपका 2 महीने में मेंस है, इस लेवल पे अगर आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है या डर है तो फिर हम ज़्यादा कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकते। ऑल्दो आज हम पासआउट बैच पे कुछ लोगों को बता भी रहे थे कि मतलब आप लोगों को एक सीनियर से भी हम मिलवाएंगे, एक अभी आएगा 15 तारीख को एक बच्चा 2020 बैच का स्टूडेंट है, पहले वाले मेंस के 17 दिन पहले आया था मेरे पास, जस्ट 17 दिन पहले। जीजीपीएस में स्कूलिंग करता था, पढ़ता था, बोकारो का ही है। बोला कि सर बताइए क्या करें, तो 2 साल तो टाइम पास किए हैं, बताइए अभी क्या करें। स्कूल में एक टीचर हमको बोल दे कि तुम्हारे से तो कुछ नहीं होने वाला, तो हमको बहुत बुरा लग गया। अब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। हम उसको खूब डांटे वैसे तो, बट बोले कि इतना ही काम करो जितना बोल रहा है, मतलब जो जो चीज़ हम लिखवाए उसको ये करेगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा, वो केवल उतना ही किया। एनआईटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है वो, कल उसका प्लेसमेंट हुआ था बेसिकली, तो कॉल किया था हमको। तो 17 दिन में अगर आदमी एनआईटी जमशेदपुर के इलेक्ट्रिकल में पहुंच सकता है, बस वो 2 साल रेगुलर था। एक चीज था कि वो 2 साल रेगुलर था, पढ़ाई नहीं करता था, मस्ती करता रहता था, बट क्लास में रेगुलर था। तो अगर आप 17 दिन में एनआईटी जमशेदपुर, थोड़ा किस्मत होगा डेफिनेटली, बट एनीवे आप फिर भी कितना भी किस्मत ले लिया यार, इलेक्ट्रिकल को मजाक नहीं होता। तो अगर वहां जा सकते हैं 17-18 दिन में एकदम बिल्कुल लिमिटेड चीजों को रट के याद करके, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। 17 दिन तुम्हारे पास तो 40 दिन है, 40 का 2 महीने है। सो आराम से लेवल बाय लेवल काम करेंगे, थोड़ा सीरियसनेस के साथ काम करो। बाकी हम लोग जैसे जैसे आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रिवीजन का भी लेवल उसी के अकॉर्डिंग असाइन करते चले जाएंगे। एटलीस्ट केमिस्ट्री में जो हम प्लान कर रखे हैं उसके हिसाब से हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे। थोड़ा किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वो 12 क्वेश्चन जो भी हैं उनको सॉल्व करके डिस्कशन करते हैं हम लोग। कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, अगर नहीं पूछना है तो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए प्रस्थान करते हैं। सर पर्सनली टेक्स्ट